नमस्कार, द नवीन पुरोहित शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। त्याग कर्म की अमर कहानी जिसमें हार विजय होती है। कर्मयोगी कर्म में डूबे ऐसे जैसे स्वर में लय होती है। विजय धर्मार्थ भी हो तब भी वो मन को भाती नहीं है। कहीं ना कहीं विध्वंस उसके साथ होता है। विजय फिर भले ही महाभारत की हो या रामायण की, लेकिन एक विषाद उसके साथ होता है। लेकिन जब विजय कर्म पथ पर सामाजिक सोदेश्यता के साथ आगे बढ़ती है तो वो विजय मनोहर होती है। और ऐसी ही एक शख्सियत जिन्हें हम इतिहासकार कहें, वरिष्ठ पत्रकार कहें, विचारक कहें, लेखक कहें, वर्तमान में वो मध्य प्रदेश में स्थित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय के कुलगुरु के तौर पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ऐसी शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं। विजय जी, आपका IND24 में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार नवीन जी, बहुत बहुत नमस्कार और धन्यवाद यहाँ बुलाने के लिए। जिस प्रकार से विजय सर आपने पत्रकारिता के दौर में लेखनी को हमेशा जीवंत रखा, कई संस्मरण, कई किताबें, खासकर इतिहास, तो एक समग्र प्रतिक्रिया पहले मैं जानना चाहूँगा आपकी इस जीवन यात्रा पर। ऐसा है, मैं इसी माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय का एक विद्यार्थी हूँ। मैं दूसरे बैच में यहाँ आया था। जब विश्वविद्यालय का दूसरा बैच चल रहा था तब मैंने अपना एडमिशन यहाँ लिया था और मेरी पत्रकारीय यात्रा यहीं से शुरू हुई। लेकिन बाद में मैं नई दुनिया इंदौर में चला गया तो करीब 9 साल वहाँ रहा। जो किताबों का आपने जिक्र किया तो 2004 में आपको याद होगा मध्य प्रदेश में एक बांध बना था बड़ा, 1000 मेगावाट का पावर प्रोजेक्ट था, ISP इंदिरा सागर प्रोजेक्ट। जी जी। उसमें 250 गांव डूबे थे। जी जी। और एक आखिरी शहर जब डूबा, जब बांध पूरा बन के तैयार हुआ, वो था हरसूद। जी जी जी। और तब मैं एक टीवी चैनल में आपकी तरह मैं 2-2.5 साल एक चैनल में रहा तो उसमें मैंने एक लाइव कवरेज वहाँ लंबे कई हफ्तों तक रहा था मैं। जी जी जी। और मैंने अपने जीवन में ऐसा कवरेज दूसरा फिर कभी हुआ नहीं और मैं चाहूँगा भी नहीं कि कभी हो। जी। कि एक पूरी बनी बनाई व्यवस्था और सभ्यता कैसे उजड़ती है, तो उसका जो फायदे दूरगामी हैं लेकिन तात्कालिक जो है वो विस्थापन की पीड़ा है जो मैंने देखी। उस पर मेरी एक किताब आई थी। वो कवरेज की कहानी थी लेकिन उसके केंद्र में हरसूद था और वो किताब पूरे देश में काफ़ी उसकी चर्चा हुई। और उस तरह के मानवीय विस्थापन पर वो पहला ही डॉक्यूमेंट था जो कोई लाइव ग्राउंड से बात कर रहा है। जी। उसकी देश भर में कई समीक्षाएं हुई, अनेक विश्वविद्यालयों में मैं बोलने के लिए उसमें गया मैं उस विषय पर। जी। तब मुझे ये लगा कि पत्रकारीय सेवाओं के दौरान जब हम अलग अलग मीडिया हाउस में काम करते हैं, लिखने का कोई एक स्थायी विषय हमारे पास होना चाहिए। तो ये कंटिन्यूटी मैंने बना के रखी कि कोई एक किताब का विषय मेरे पास हो और मैं उस पर कुछ 2-3 साल के अंतराल में कोई एक किताब आती रहे, तो वो एक अलग तरह से आपको कुछ लोगों के बीच में जीवित रखती है और वो लंबे समय तक और लंबे समय तक वो डॉक्यूमेंट तो हमेशा के लिए हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक। तो ये एक बन गया क्रम। जी जी। इसके साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग के साथ आपने इतिहास को भी बहुत बारीकी से कुरेदा है। मैं नवीन जी विदिशा शहर में मेरी कॉलेज की पढ़ाई हुई। मैं एक छोटे से गांव से वहां पहुंचा था यहां आने के पहले। विदिशा में एक बहुत पुराना मंदिर स्मारक है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का, और अभी जो नई संसद दिल्ली में बनी है उसके डिज़ाइन को उससे जोड़ा गया कि ये डिज़ाइन जो है उस मंदिर के मूल डिज़ाइन पर आधारित है। अरे। और वो बीजा मंडल नाम का एक स्मारक है। वो 11वीं सदी का एक बड़ा भव्य मंदिर रहा होगा। उसके खंडहरों पे मैं अज्ञात कारणों से जाया करता था उसको देखने के लिए, और एक ही सवाल मेरे मन में आता था कि ये टूटा कैसे होगा। किसी भूकंप में टूटने के उसके प्रमाण नहीं है, वो तोड़ा गया था। और जब ये पूरा भारत में 600-700 साल जो सो कॉल्ड इस्लामिक रूल के गुजरे हैं, उस दौरान जो तमाम देश भर के मंदिर तोड़े गए हैं उसमें से दुर्भाग्यशाली एक मंदिर वो भी था। और ये 11वीं सदी के राजा नरवर्मन का बनाया हुआ वो मंदिर था। जब मैं इतिहास के दस्तावेजों में इस सवाल को लेके गया कि ये किसने तोड़ा होगा और क्यों तोड़ा होगा, तो मैं तबकाते नासिरी नाम की एक किताब में पहुंचा। ये 1234 में लिखी गई एक किताब है। 1234 AD में सुल्तान इल्तुतमिश जो दिल्ली में था, रजिया सुल्तान का बाप था ये, इसने मालवा पे बहुत भीषण हमला किया था, बहुत ही भीषण।
पूरे मालवा के प्राचीन मंदिरों को उसने तहस नहस किया था। पहली बार उज्जैन का महाकाल मंदिर उसी हमले में टूटा था, जिस हमले में विदिशा का ये विजय मंदिर टूटा था। तो वो जो मिला उसमें, तो मिन्हाज सिराज नाम का जो इतिहासकार है, जिसको मैं रिपोर्टर कहता हूं, कि वो उस सदी में बैठ के मेरे लिए रिपोर्टिंग कर रहा है, मैं इधर पढ़ रहा हूं उसको। ठीक बात। तो उस सदी का वो रिपोर्टर है मेरे लिए। ठीक बात। उसमें जो उसने बताया कि 1234-35 का जो इल्तुतमिश का हमला था पूरे मालवा पर, इसमें जितने मंदिर तोड़े गए, इसमें इस विजय मंदिर की जो मूल ऊंचाई उसने लिखी है वो 105 गज लिखी है। 105 गज ऊंचा मंदिर था जिसको तोड़ा गया। आज भी उसका केवल बेस बचा है, आधार। उस आधार से आप अगर त्रिकोण आकार के भूमि शैली के जो मंदिर यहाँ बने हैं, उसके मूल आकार की कल्पना करेंगे अगर ऊंचाई की, तो वो 100 गज से नीचे नहीं होगी, वो 250 फीट से ऊपर ही रहा होगा जी। तो उसको देखने जाता था। उसके कारण से ये इतिहास में चहलकदमी थोड़ी की। मैं इतिहासकार नहीं हूँ, ना इतिहास का विद्यार्थी रहा हूँ, लेकिन पढ़ता हूँ जी। तो फिर उस पर आपने उसको भी डॉक्यूमेंटेशन किया उसका? उसको फिर दूसरे तरह से किया मैंने। फिर वो समकालीन इतिहासकारों के लिखे हुए सारे डॉक्यूमेंट मैंने इकट्ठे किए, जो रियल टाइम डिटेल हैं, उसी समय लिखी गई आंखों देखी कहानियां। जब कोई भी मंदिर टूट रहे हैं, कोई भी आगजनी हो रही है, जौहर चल रहे हैं, हमले हो रहे हैं, नरसंहार हो रहे हैं, लूटमार चल रही है पूरे देश में, ये 600-700 साल जो चलता रहा उसके लाइव विवरण हैं ये। और ये 50 से अधिक लेखकों ने उस समय अरबी, फिर ज़्यादातर फारसी में लिखे हैं। और जब अंग्रेज भारत आए तो ये दुनिया की अलग अलग भाषाओं में ये सारे दस्तावेज अनुवादित हुए हैं। 1955 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने पता नहीं किस कारण से इसको हिंदी में अनुवाद कराया था। वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के आर्काइव में सारे रखे हुए 50 से अधिक लेखकों के, और उनमें मैं गया। फिर मैंने उनको 3 बार पूरा पढ़ा और उसमें मैंने अपने पूर्वजों की खोज की कि मेरे पूर्वज इसमें कहाँ हैं, किस हाल में हैं। जब पूरे देश में इस तरह का जो आजकल सीरिया और जॉर्डन, लेबनान, अफगानिस्तान और उस तरह से जो गल्फ के तमाम जो अशांत देश हैं इस्लामिक टेरर के अंडर में, तो वैसा पूरा 600-700 साल के दर्शन इसमें होते हैं आपको। जी। तो ये जब विवरण मैंने पढ़े तो इतिहास को अखबार की लैंग्वेज में मैंने लिखा है, तो वो 2 खंड में आया, भारत में इस्लाम पार्ट 1, भारत में इस्लाम पार्ट 2। जी सर, अगर मैं पत्रकारिता के साथ इतिहास को टटोलने की अभिरुचि, उसके बाद जितना मेरी जानकारी में है कि कहीं ना कहीं रिवर्स माइग्रेशन के लिए भी काफ़ी काम किया, कि जिस तरह से हमारे गांव से और हमारे छोटे शहरों से लोग महानगरों की तरह पलायन कर रहे हैं, महानगरों की तरफ बेतहाशा दौड़ रहे हैं और वहाँ बहुत ही बुरी स्थिति में रह रहे हैं। पैसे के अलावा उनके पास कुछ नहीं है। तो अगर थोड़ा बहुत वो कमा पा रहे हैं, उसके अतिरिक्त उनके पास ना अच्छा रहने को है, ना अच्छा पहनने को है, ना शिक्षा है, ना स्वास्थ्य की सुविधाएं हैं। तो उस पर भी आपने बड़ा काम किया कि लोग लौटें। वो शौकिया किया? नहीं, ऐसा है, देखिए 1947 के बाद जो पूरे भारत का सबसे बड़ा दुर्भाग्य घटित हुआ है वो ये हुआ है कि गांव को हमने उपेक्षित छोड़ दिया, जिनके बारे में महात्मा गांधी ये कहते थे कि भारत जो है गांव में बसता है, 70-80% हमारी गांव में रहती है। लेकिन आज़ादी के बाद हुआ ये कि एक तरफा पलायन जो शहरों की तरफ हुआ है, तो गांव हमारे वीरान होते चले गए। छोटी छोटी नौकरियों, और नौकरी भी क्या कहें, बस आजीविका के लिए कि हमारा भरण पोषण हो जाए, इतना कमा पाएं, क्योंकि वहाँ 12 महीने कोई काम नहीं है गांव में। तो जो एक तरफा पलायन हुआ है, जो दशक दर दशक बढ़ता चला गया है, उसने हमारे शहरों के इंफ्रास्ट्रक्चर का कचूमर निकाल रखा है। बिल्कुल ठीक है। 10 लाख आबादी की क्षमता के शहर में 40 लाख लोग रह रहे हैं औसत, और वो बड़ी आबादी स्लम्स में है और लगातार बढ़ती चली गई भीड़ है वो। तो ये क्यों हुआ? जिन बुनियादी सुविधाओं के लिए गांव से लोग शहर में आए कि कुछ इतने पैसे कमा लें कि उनका एक तो भरण पोषण हो जाए, कुछ इलाज अच्छे मिल जाएं, और बच्चे हैं तो वो पढ़ लिख जाएं, और कहीं सुख सुविधा के साथ हम जीवन यापन कर सकें, आगे बढ़ने की कोई संभावना दूर की हो, एक पीढ़ी में ना हो, अगली पीढ़ी हमारी पढ़ के आगे बढ़ जाए। इस उम्मीद से जो गाँव से करोड़ों लोग भागे हैं। और कोविड पीरियड में हमने वो देखा है कि मुंबई से कैसे कई कई किलोमीटर के काफिलों में लोग लौटे हैं। तो वो अतिरिक्त बोझ था उस शहर पर, जो शहर का काम चला रहा था, लेकिन शहर उसको झेलने के लिए तैयार नहीं था। 1 महीने नहीं झेल पाया शहर, और लाखों करोड़ों लोग सड़कों पे आ गए और अपने गांव पैदल हजारों मील चल के वापस लौटे हैं। तो ये दृश्य क्यों बना? ये सरकारों की उपेक्षा के कारण बना कि हमने पूरा शहरों की तरफ ध्यान दिया, और शहरों का भी कोई ध्यान नहीं दिया, उनका भी हालत खराब है आज की तारीख में भी। ठीक है। और गांव हमारे वीरान होते चले गए। तो ख्याल ये था
कि जो कभी शहर से मेरी तरह गांव से शहर में पढ़ने आए थे, 25-30 साल बिता दिए, कोई डॉक्टर बनने आया, कोई इंजीनियर बनने आया, कोई सिविल सर्वेंट बना, कोई पत्रकार बना, कोई बिजनेस में चला गया। अब 30-35 सालों में वो सब अच्छे जीवन में चले गए, बहुत अच्छे। उनकी अगली पीढ़ी और बड़े शहरों में जा रही है। आज हमारे बच्चे और आगे बड़े शहरों में जा रहे हैं। हमारा रोल शहरों में ख़त्म हो गया है। तो अब हमको एक रिवर्स गियर लगाना चाहिए अपने उसी गाँव की तरफ। तो बाहर निकल के हम क्या करते हैं, थोड़ी सी पूंजी कमा लेते हैं, थोड़े से अनुभव कमा लेते हैं, कुछ अच्छे रिश्ते कमा लेते हैं। इन तीनों चीज़ों का एक छोटा सा अंश भी अगर आप उसी गांव में लगा देते हैं, थोड़ी सी पूंजी, थोड़ा सा अनुभव और थोड़े से संबंध जो आपने कमाए हैं बाहर शहरों में रहकर, उनको अगर वापस ले आते हैं गांव की तरफ, तो वहाँ की हवा बदल सकते हैं। कॉन्सेप्ट ये था। तो मैंने अपने पिता की जो पैतृक ज़मीन है, वहाँ खेतीबाड़ी है, तो कुछ हमने एक आधुनिक बागवानी का प्रयोग किया। 2500 उसमें अमरूद के, थाईलैंड अमरूद के पेड़ लगाए, और ये था कि कुछ 4-6 लोगों को मैं अपने गांव के वापस ले आऊं, रिवर्स कर लूं। तो इससे वो एक एकल प्रयास है, कोई बड़ा संगठित प्रयास नहीं है, किसी सरकारी मदद से नहीं है, कोई एनजीओ नहीं है, कोई संगठन नहीं है, वो एक एकल आहुति है। नहीं, वो एकल ही तो महत्वपूर्ण है। जहाँ सरकार, एनजीओ और ये सब जुड़ जाती हैं, वहाँ सामाजिक चेतना शून्य हो जाती है। तो वो प्रयास फलीभूत हुआ सर, लोग उससे जुड़े, मतलब वो अभी हमारी बहुत सीमित साधनों में भी रहते हुए 8 लोगों की स्थायी टीम बन गई है। 8 लोग मेरी टीम में। वहाँ रिवर्स माइग्रेशन, जो शहरों में छोटे मोटे कामों में जिनका आपने उल्लेख किया कि किस तरह के नर्क में पड़े होते हैं, तो उनसे अच्छे वेतन पर मैंने वहाँ रखा है। और उसको मैंने किसी व्यावसायिक मानसिकता से शुरू नहीं किया है। नहीं, मेरा संकल्प 2027 तक का ये है कि मैं अपने गाँव से निकले हुए 15 युवाओं को, जो 25 से 35 वर्ष के हैं, उनको वापस ले आऊं और उनके बच्चों की शिक्षा से भी उनको फ्री कर दूं। वो भी मेरी जिम्मेदारी होगी कि अगर वो वहां काम करते हैं तो उनकी पढ़ाई लिखाई में मैं जहां तक हाथ बटा सकता हूं तो उनके हाथ बटाऊं। सर, जब इतिहास को टटोला तो जिस तरह से आजकल एक गाहे बगाहे खबर आती रहती है, ये गूंजता रहता है कि इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण पहलुओं की कहीं ना कहीं उनकी उपेक्षा हुई है, छोड़ा गया है। तो आपको लगता है कि अभी शोध और चर्चा इस विषय पर होनी चाहिए? बहुत सारे महत्वपूर्ण विषय जो है वो छूट गए या छोड़े गए, क्योंकि अब चाहे भील जनजाति की बात हो, हमारी अनुसूचित जनजाति की बात हो, आदिवासी समाज की बात हो, उनके कई ऐसे नायक, हमारे समाज के कई ऐसे नायक जिनके आज़ादी की लड़ाई में जिनका बड़ा महत्वपूर्ण योगदान था, या तमाम धार्मिक संरचनाओं में जिनका बड़ा महत्वपूर्ण योगदान था, वो सिरे से गायब। एक बात मैं कहता हूं कि इतिहास से पीछा मत छुड़ाइए जी। इतिहास से किसी समाज को अपना पीछा नहीं छुड़ाना चाहिए, क्योंकि इतिहास कभी आपका पीछा नहीं छोड़ता, कभी नहीं पीछा छोड़ता वो। ये शायद बात आपने अपने वायो पे भी लिखी। मेरी एक किताब का एक वाक्य है ये, उसी 2 खंड में से। देखिए, ऐसा है, 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तो यहाँ जो स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी के इतिहास की किताबें डिज़ाइन की गई, उसमें एक बनावटी और मिलावटी इतिहास पढ़ाया गया हमको। और हुआ ये, उसमें मैं उसका एक रूपक इस्तेमाल करता हूँ। एक शोले फिल्म है और वो बड़ी लोकप्रिय फिल्म है हिंदी सिनेमा की, जो हम सब ने कई बार देखी। कई बार। एक ऐसी शोले की तरह ये भारत का इतिहास लिखा गया है, जिसमें गब्बर सिंह, सांभा और कालिया मिलकर रामगढ़ के विकास की योजनाएं बना रहे हैं। क्या ऐसा है? ऐसा नहीं है। शोले फिल्म में तो गब्बर सिंह जो है एक डाकू है, डाकू का किरदार है, और बाकी सब वो पूरी कहानी सबको पता है। अब एक ऐसी शोले लिख दी जाए जिसमें गब्बर सिंह, सांभा और कालिया मिलकर रामगढ़ के चहुमुखी विकास की बड़ी बड़ी योजनाएं बना रहे हैं, स्मार्ट सिटी ला रहे हैं, ऐसा तो क्या ये सच होगा? लेकिन भारत के मध्यकाल का इतिहास, मध्यकाल से मतलब 11वीं 12वीं सदी से लेके और अंग्रेजों के आने तक के जो 700 साल के आसपास का है, ये जो है ये मध्यकाल कहलाता है। इस मध्यकाल के इतिहास में जो इस्लामिक शासक रहे हैं, दिल्ली, आगरा पर कब्जा जमाने के बाद में पूरे भारत में उनकी जो स्वतंत्र रियासतें, हमारे यहाँ मांडू में, चंदेरी में, गुजरात में, बंगाल में, जौनपुर में, ये स्वतंत्र रियासतों के रूप में इन्होंने जिस तरह से काम किया है, आप देखेंगे तो आपको आज के सीरिया के दर्शन होंगे वहाँ, जहाँ गुलामों के बाजार चल रहे हैं, जहाँ नरसंहार चल रहे हैं, जहाँ कटी हुई सिरों की मीनारें बनाई जा रही हैं, कटे हुए भारत के मूल नागरिकों के, पराजित लोगों के कटे हुए सिरों की मीनार बनाई जा रही हैं। हम मध्य प्रदेश में बैठे हैं, मध्य प्रदेश में बाबर ने ही अपनी डायरी में लिखा है कि उसने चंदेरी में ऐसा किया था। क्या हमें पता है ये?
और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, ये किसको बताने की जरूरत थी, किसको ये निर्णय लेने थे कि ये सारा इतिहास पढ़ाइए। पढ़ाना जरूरी है, हमारे अतीत से हमारा परिचय होना जरूरी है। तो जिन्होंने ऐसा नहीं किया, टेक्नोलॉजी ने ये सुविधा दे दी। इंटरनेट के आने के बाद अब आपको हिस्ट्री में जानकारी के लिए एमए करना जरूरी नहीं है कॉलेज में जाके। ठीक बात। आपको इंटरनेट पे सारे आर्काइव पड़े हुए हैं, आप देख लीजिए, पढ़ लीजिए। तो लोग अपने इतिहास के प्रति जागरूक हो रहे हैं। इतिहास आपका पीछा नहीं छोड़ता है, वो नहीं छोड़ रहा आपका पीछा। जी जी, जैसा आपने कहा कि चूंकि अब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का युग है और आप एक ऐसी आभासी दुनिया में कि आप कहीं भी कुछ भी खोज सकते हैं, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन बहुत है, तो मुख्य धारा की मीडिया को आप कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं कि ये मुख्य धारा की मीडिया के लिए एक संकट काल है? हाँ, ये देखिए, जैसे जैसे तकनीक बदलती है, जब सन 2000 में टीवी चैनल 24 घंटे के सैटेलाइट आए तो ये बड़ी बहस कई समय तक चलती रही कि अब अखबारों का क्या होगा। अब तो सुबह का अखबार पढ़ने के लिए किसी को क्यों इंतज़ार करना चाहिए, आपकी खबर स्क्रीन पर लाइव है। जो कुछ आज दिन भर हुआ है और अभी कहीं ग्राउंड पर हो रहा है, आपकी टीम वहाँ मौजूद है। तो सुबह के अखबार के लिए लोग क्यों इंतज़ार करें। तो ये डर कि ये प्रिंट मीडिया के लिए एक बड़ी कठिन समय है ये चैनलों का आना, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। प्रिंट अपनी जगह उसने अपने आप को तैयार किया और अखबार, हमने देखा है कि इन 2-2.5 दशकों में अखबारों ने अच्छी अपनी स्थिति बनाई है। जो बड़े मल्टी एडिशन अखबार हैं उनकी ताकत में कहीं कभी नहीं आई, जबकि कोविड पीरियड में पढ़ना बंद कर दिया था लोगों ने। एक सर संकट की तरफ मेरा ध्यान गया है कि जब आप अखबार का संचालन करते हैं, वो किसी भी स्तर का हो, लेकिन उसकी अपनी एक नामांकन की, उसकी एम्पेनलमेंट की अपनी एक प्रक्रिया है, वही टीवी चैनल में भी है। और जब स्वतंत्र पत्रकारिता की बात करते हैं कि लोग आकर सोशल मीडिया के माध्यम से स्वतंत्र पत्रकारिता करें, बहुत व्यापक एक प्लेटफॉर्म है, लेकिन कहीं ना कहीं अनुभव शून्य और बहुत सारे ऐसे लोग जिनको पत्रकारिता से, सामाजिकता से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन चूंकि ये प्लेटफॉर्म बहुत सहज सुलभ है और वो भी इस पर अपना जो भी उनके विचार हैं, मंतव्य रख रहे हैं, तो सोशल मीडिया पर एक सूचनाओं के आदान प्रदान का एक युद्ध चल गया है कि जैसे आप एक बात कर रहे हैं तो नए नए टर्मिनोलॉजी डेवलप होने लगी हैं कि कोई बात अगर इतिहास, पुराने इतिहास को कुरेदने की बात कर रहा है, सच को जानने की बात कर रहा है, तो उसे आप कि ये बहुत ही कहते शांति के लिए खतरा हो सकते हैं, मतलब एक तरह से ट्रोलिंग शुरू हो गई है। तो कहीं ना कहीं सरकार को कि जो सोशल मीडिया पर न्यूज़ के फॉर्म में या एक पत्रकार के तौर पर अपने आप को प्रस्तुत कर रहे हों, उनके कुछ तो उनके लिए एक मापदंड लागू हो कि व्यक्ति ने मेन स्ट्रीम मीडिया में 10 साल काम किया हो, उसके पास इसका अनुभव हो, फिर वो स्वतंत्र रूप से, वो फ्री है, उसका उपयोग करे, लेकिन उपयोगकर्ता के तौर पर कोई कहीं तो उसका एक लाइन होनी चाहिए। ऐसा है, देखिए ये बात सही है कि इंटरनेट आने के बाद और जो डिजिटल मीडिया का ये दौर है, इसने अभी पूरे अंधड़ की तरह है ये। जब ये धूल शांत होगी, हवा रुकेगी थोड़े समय के बाद में, तब चीज़ें ठहरेंगी। और मेरा ऐसा मानना है कि कोई भी कंटेंट होगा वो अपनी विश्वसनीयता की दम पर ही अपनी जगह बनाएगा और अपना प्रसार करेगा। केवल एक तात्कालिक लोकप्रियता के लिए कुछ विषयों को ले लेना या बिना प्रशिक्षण के इस पूरे मैदान में कूद पड़ना, ये थोड़ी देर की उछल कूद हो सकती है, लेकिन मैदान में बहुत लंबे टिकने वाले लोग नहीं हैं ये। तो जो कंटेंट है वो अपनी विश्वसनीयता की दम पर ही टिकेगा, तथ्य ही आगे चलेंगे, तर्क ही आगे चलेंगे। एक तरफा कोई बात अब चलने वाली नहीं है, क्योंकि 360 डिग्री पे चीजें देखी जा रही हैं, 360 डिग्री पे चीजें देखी जा रही। अब एक तरफा कोई नैरेटिव भी नहीं चलेगा। जैसे पत्रकार जो तमाम इस प्रकार के, जैसे एडिटर्स गिल्ड एक संस्था है और नेशनल प्रेस काउंसिल है, ब्रॉडकास्ट एसोसिएशन है, जो कंटेंट के सेल्फ रेगुलेटरी जो नियामक संस्थाएं हैं, स्वनियामक संस्थाएं हैं, उनको कहीं ना कहीं ये निर्धारण करना ही चाहिए कि ठीक है, सरकार का कंट्रोल हो ना हो, लेकिन जिस तरह से मीडिया को सम्मान मिला है, अगर हर व्यक्ति आकर एक माइक आईडी, एक मोबाइल या एक कैमरा लेके अगर पत्रकारिता करेगा, क्योंकि गांव में बैठे हुए व्यक्ति को बहुत डिफरेंस समझ में नहीं आता। अभी मैं हमारे विश्वविद्यालय में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यशाला हुई है जी, और उसमें पीटीआई के
विशेषज्ञों की एक टीम आकर गई है। प्रत्युष रंजन जी उसके चीफ एडिटर हैं अपनी पीटीआई की दिल्ली के अपने न्यूज़ रूम में। तो वो एक स्पेशल टीम है वो जो फैक्ट चेक पे काम करती है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पूरे देश में जिस तरह का कवरेज हुआ है, और ऑपरेशन सिंदूर के ठीक बाद में एक इंदौर की किसी लड़की ने शिलोंग में जाके अपने पति की एक षड्यंत्र पूर्वक हत्या कर दी, तो 2-2.5 महीने तक ये पूरी 2 घटनाओं पर मीडिया ने जिस तरह का बचकाना प्रदर्शन किया है इसके कवरेज में, इसको लेकर ऑपरेशन सिंदूर का मैं बता रहा हूं लगभग 300 वीडियो के फैक्ट चेक किए गए। ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर जो चैनलों पे चले, सोशल मीडिया पे घूमे, अरे कई चैनल्स और उसमें बड़ी संख्या में इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग ने लताड़ लगाई, तो बड़ी संख्या में वो फेक वीडियो थे। वो दूसरे देशों की पिछली घटनाओं पर आधारित थे जिनको आज की टेक्नोलॉजी के साथ में उसको मिला के, और ऐसा लगा कि लाहौर पे भी कब्जा हो गया है और कल सुबह तक तो कराची भी पहुंच जाए। तो ये जो एक पूरा दृश्य दिखाई पड़ा, इसने कहीं ना कहीं हमारी मीडिया की जो छवि है वो साख है। आप साख बनाने में बस वर्षों लगते हैं, दशकों लगते हैं, लेकिन एक आपकी बचकाना कोई हरकत किसी भी माध्यम की हो, वो उसको पूरा कटघरे में लाके खड़ा करती है, जो अभी किया। अब ये जिन 3 अथॉरिटी का आपने जिक्र किया है, दरअसल इनके पास में कुछ एक्शन लेने के लिए नहीं है, लीगल राइट कुछ नहीं है। अभी इसका कोई प्रोविजन ही नहीं है, कोई प्रोविजन ही नहीं है। आप एक विजय मनोहर तिवारी जी सोशल मीडिया पर अपना अकाउंट बनाएंगे, वो लिखेंगे, एक कोई एक्स पर्सन बनाएगा, कोई वाई पर्सन बनाएगा, ABC बनाएगा, तो किसी के लिए कोई मापदंड नहीं है कि एक न्यूनतम अर्हता तो आप रखें कि एक संजीदा व्यक्ति सूचनाओं के संप्रेषण का माध्यम बने। बहरहाल अब ये चर्चा चलेगी, चूंकि विश्वविद्यालय की बात है, आपके पास एक ऐसी नवोदित पत्रकारों की टीम है जिनके विषय में, जिनके दिमाग में, जिनके जेहन में आप एक स्वस्थ पत्रकारिता का बीजारोपण कर रहे हैं। और उसी संदर्भ में मध्य प्रदेश माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय में भी आपने एक कार्यक्रम किया, अभ्युदय का मतलब ही उत्थान होता है, बड़ा चर्चित रहा। कहाँ से उसकी परिकल्पना आई दिमाग में? लोगों ने कहा कि पहली बार लग रहा है कि पत्रकारिता विश्वविद्यालय में पत्रकारिता जैसा कुछ हो रहा है। इस टाइप के कमेंट भी आए सर। मतलब वो अतिरिक्त हो सकता है, लेकिन मेरे इस इंटरव्यू को करने की वजह, मैं वो अभ्युदय का बहुत सारा कवरेज सोशल मीडिया पे जब 4 स्क्रॉल करो तो एक जगह वो भी आ जाता था, तो तब से मैं कोशिश कर रहा था कि मैं रूबरू हूँ। ऐसा है, वो सत्र आरंभ था और ये पुरानी परंपरा रही है कि जब सत्र नया शुरू होता है तो उस समय कुछ 1 या 2 या 3 दिन का कुछ करते हैं, और उसमें मीडिया के जो अलग अलग विधाएं हैं उनसे जुड़े हुए जो देश के विशेषज्ञ हैं वो आते रहे हैं, पहले भी आते रहे हैं। कोविड के दौरान ये परंपरा थोड़ी सी छिन्न भिन्न हुई, उतनी अच्छी नहीं रही। फिर 2 साल पहले हम नए परिसर में गए जो शहर से बाहर है, जिसे मैं भोपाल का अंडमान कहता हूँ, हम लोग वहाँ चले गए, तो कनेक्टिविटी वहाँ बहुत प्रॉपर नहीं है। जब मैं आया फरवरी में तो फिर ये नए सत्र की एक ऐसी रचना की गई, तो मैं चाहता था कि कुछ अच्छे बड़े नाम जो कम्युनिकेशन के फील्ड में काम कर रहे हैं उनको मैं यहाँ विद्यार्थियों के बीच में लेके आऊँ। तो वो 3 दिन 10 सत्र थे, 10 सत्र हमने 10 विभागों को ओनरशिप में दे दिए थे, ये कह के कि आपके जो भी टॉप फिगर हों, देश के बड़े से बड़े विशेषज्ञ हों, उनको आप यहाँ लाइए, अपन उनको सुनेंगे, कुछ विषय रखेंगे। तो 3 दिन वो 10 सत्र थे। उद्घाटन सत्र में हमारे मित्र हैं कुमार विश्वास, वो आ गए और उन्होंने विद्यार्थियों के बीच में रामायण में कम्युनिकेशन, ये विषय हमने उनको दिया था जी। कि रामायण जो है बेसिकली एक कम्युनिकेशन की कहानी है कि अयोध्या का एक साधारण राजकुमार जो है वो भारत के दूर दराज इलाकों की अब 14 वर्ष बिताने वाला है, तो वो भारत की जनजातियों के साथ में, आम समाज के साथ में कैसे कनेक्ट कर रहा है, कैसे कम्युनिकेट कर रहा है कि उसने एक इतिहास में ऐसा दर्ज हो गया कि हमारी स्मृतियों में उसकी 10-12 हजार सालों से वो बिल्कुल अटल है। तो ऐसा कितनी कम्युनिकेशन की क्या विधा रही होगी। तो ये विषय हमने उनको दिया था, उन्होंने बहुत अच्छा काफ़ी समय दिया और वो एक ऊर्जा पैदा हुई पूरे सत्र में, इसीलिए हमने उसको अभ्युदय का नाम दिया था। और उसके बाद हमारे सारे जो एकेडमिक एक्टिविटीज़ हैं वो बढ़िया चल रही हैं, बहुत अच्छा उसका इम्पैक्ट हुआ। आपने सही कहा कि उसकी चर्चा हुई। जी जी। एक संस्थान में मतलब विद्यार्थी से गुरु नहीं, कुलगुरु, उस संस्थान का मुखिया बनने तक का सफ़र मतलब अपने आप में अद्भुत है। पिछले 10 सालों से मैं आपको सराउंडिंग कम्युनिकेशन कहूँगा मैं इसको, मेरा आपसे कभी सीधा बहुत संवाद नहीं रहा, लेकिन
10 सालों तक विभिन्न माध्यमों से आपके विषय में जानने का, समझने का, एक आध दो बार संयोग से आप जिस कॉलोनी में रहते हैं, मैं भी वहाँ रहता हूँ, तो चलते फिरते कभी एक आध दो बार बात हुई, लेकिन वो लहजा, वो तरीका, वो सहजता, ये पहले दिन से जब से मैंने आपको देखना शुरू किया है और अभी इस 10 साल, ये कहीं नहीं बदले हैं। वो मतलब जैसे ही एक नया आपको कोई पदभार मिला या कोई नए इंडेक्स में आपने काम करना शुरू किया, नए चैप्टर में, तो तौर तरीके बदल जाएं, तो वो चीज़ नहीं बदली कि कोई भी नया परिदृश्य हो, लेकिन हम अपने ही तरीके से काम नवीन जी, करें। ऐसा है, मैं कुमार विश्वास जी से 2008 में मेरा संपर्क हुआ था। मेरी एक किताब उन्होंने पढ़ी थी और उस पर उन्होंने मुझे फ़ोन किया था। उन्होंने इस कार्यक्रम में ये बात बताई, तो मैं नहीं पहचानता था क्योंकि मेरी कविता में बहुत समझ नहीं है। तो उनका फ़ोन आया मेरे लिए, उनने समझा कि मैं पहचानूंगा उनकी आवाज़ से, लेकिन मैं कविता शायरी नहीं समझता था। तो मैंने उनसे उल्टा पूछ लिया, आप क्या करते हैं? और वो इतने सहज व्यक्ति हैं कि उन्होंने फिर अपना परिचय दिया। मैंने उनको कहा कि भाई देखो, मैं बड़ा अपने आप को मैं संकोची संप्रदाय का कहता हूँ, जी, तो मैं थोड़ा मिलने जुलने में मेरी बहुत गति नहीं है। नहीं। तो इस कारण से ये है, तो अपनी एक सीमित दुनिया में मेरी जो गति है बस वही है और कुछ नहीं। तो सर, अब चूंकि जैसे होता है ना कि अपनी एक सोच होती है, एक कार्यशैली होती है, और जिस विश्वविद्यालय से शिक्षित दीक्षित हुए हैं उसको संवारने का और उसको सजाने का काम मिला है, तो निश्चित रूप से पहले से ही जेहन में होगा। तो अंतिम प्रश्न है कि विश्वविद्यालय के लिए क्या सोच के जाना चाहते हैं? कि ये विश्वविद्यालय, वैसे तो पत्रकारिता विश्वविद्यालय के तौर पर काफ़ी ख्याति है, लेकिन अपने कार्यकाल में विद्यालय को ये तो दे के जाना चाहिए। देखिए, ऐसा है कि किसी भी संस्थानों के, संगठनों के जीवन में एक बड़ी यात्रा होती है। उसमें अलग अलग समय पर अलग अलग लोग आके जुड़ते हैं, चले जाते हैं अपना रोल पूरा करके, अपनी भूमिका पूरी निभाने के बाद, और सभी कोई ना कोई अच्छा उसमें जोड़ के जाते हैं। सभी कुछ ना कुछ एक अच्छी ईंट लगा के जाते हैं। जिसकी जैसी समझ, सामर्थ्य और सोच है, वो वैसा अपने संस्थान को आगे बढ़ा के जाता है। पिछले 35 वर्षों में इस विश्वविद्यालय की यात्रा ये रही है कि एक छोटी सी इमारत से आज 50 एकड़ के परिसर में है। 20 राज्यों के 2000 से अधिक विद्यार्थी हैं। उसके 3 कैंपस भोपाल के बाहर भी हैं। इन 35 वर्षों में यहाँ से निकले हुए विद्यार्थी पूरे देश, मीडिया का कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जहां पर बहुत अच्छी पोजीशन में काम नहीं कर रहे हैं, बहुत ताकत से काम कर रहे हैं। ठीक बात। मेरी कोशिश ये होगी कि कुछ ऐसी नई चीज़ें उसमें बच्चों के लिए जो हम कर पाए यहाँ पे, जो वो बाद में याद रखें इस बात को। अब वो पहले से कुछ कहना ठीक नहीं है, लेकिन मैं एक पूरे अब तक निकले हुए सारे विद्यार्थियों का एक परिवार बनाना चाहता हूँ, जो कहीं भी चले गए हैं वो इस विश्वविद्यालय से जुड़े रहें। और अभी मैंने दिल्ली में ये शुरुआत की है। मैंने अभी जब सत्र आरंभ हुआ तो नए परिसर में पिछले 100 वर्षों की भारत में घटी महत्वपूर्ण 100 घटनाओं के फ्रंट पेज कवरेज। अब आप जरा सोचिए कि जिस दिन सरदार भगत सिंह को फांसी पे टांगा गया होगा, उसके अगले दिन किसी अखबार ने फ्रंट पेज पे क्या छापा होगा। वो फ्रंट पेज जलियांवाला बाग की आपने प्रदर्शनी पूरी एक 5 महीने हमने उस पर R&D की, पूरे मित्रों के साथ पूरे देश भर के अखबारों से ये आह्वान किया कि आपका अखबार जब से भी छपना शुरू हुआ है, ये महत्वपूर्ण 100 घटनाएं हैं, जब से भी आपका छपना शुरू किया है वहां से कोई फ्रंट पेज हमको चाहिए। तो इमरजेंसी के फ्रंट पेज, तमाम जो बड़े लीडर हमारे हुए हैं, सरदार पटेल, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, संजय गांधी, इनकी जयप्रकाश नारायण, इनकी मृत्यु के फ्रंट पेज, जनता पार्टी की सरकार का बनना और गिरना, उनके फ्रंट पेज। 80 का दशक पूरा पंजाब अशांत रहा, ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ, ऐसा कभी नहीं हुआ था। तो ऑपरेशन ब्लू स्टार और पंजाब में हुए आतंकवाद की घटनाओं के फ्रंट पेज। 90 के दशक में राम मंदिर आंदोलन शुरू होता है, जिसने भारत की राजनीति को हमेशा के लिए बदल दिया, उसके फ्रंट पेज। इसी भोपाल शहर में 84 में जो गैस हादसा हुआ, उसका एक भी फ्रंट पेज मुझे भोपाल के किसी अखबार में नहीं मिला। वो जयपुर में मिला और ग्वालियर के स्वदेश में मिला, तो उसके फ्रंट पेज। और आखिरी फ्रंट पेज जो 100वीं घटना का हमने फ्रंट पेज लगाया है, उसमें वो अयोध्या का है, रामलला के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का है, जिसका हेडलाइन है भारत के प्राण की प्रतिष्ठा। जी। तो ये कुछ ऐसे नवाचार हैं और वो हम वहाँ आपका स्वागत है, वहाँ आप आइए, अपनी टीम के साथ आइए, देखिए। तो वो बहारें, वो घटाएं, वो छनक भूल रहे हैं बच्चे, अब बारिश में नहाने की ललक भूल रहे हैं। और
देश के रहनुमाओं को जिन रास्तों से जाकर आना भी था, देश के रहनुमा वो ही सड़क भूल रहे हैं। एक ऐसा व्यक्तित्व जिसके जेहन में भारतीयता बसती है, गांव बसता है, अपने गांव की गलियां बसती हैं, अपने लोगों का उन्नयन, उनका संरक्षण और संवर्धन बसता है। उनके हाथ में मध्य प्रदेश के एक ऐसे उत्कृष्ट विश्वविद्यालय की कमान है। निश्चित रूप से तमाम गाथाएं वहाँ से चरितार्थ होंगी। सर, आपने तमाम सारे पहलुओं पर हमसे बात की, अपने जीवन यात्रा को हमारे साथ साझा किया। आपकी जीवन यात्रा हम जैसे नवोदित संघर्षशील युवाओं के लिए एक बहुत बड़ा पथ प्रदर्शक है और निश्चित रूप से माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय आपके कार्यकाल में उन्नति और सफलता के तमाम आयाम स्थापित करे, ऐसी हमारी शुभकामनाएं। आपका बहुत धन्यवाद। धन्यवाद नवीन जी, धन्यवाद।